गेट 2025 में 5 या 6 महीने बाकी हैं। इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों का आंसर देंगे कि आपको बहुत लेट हो चुका है, कि आपको कोचिंग करनी चाहिए। आपके पास अभी 5 महीने हैं, तो आप लोग बहुत लेट नहीं हो लेकिन बहुत पहले भी नहीं हो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको इसी हिसाब से आपकी पेस बढ़ानी पड़ेगी। आपके समझने का, आपके प्रैक्टिस करने का, आपके हर चीज करने का टाइम थोड़ा कम है आपके पास। दूसरी बात यह है कि अगर आप गेट करना चाह रहे हो तो सिर्फ गेट करना, गेट के साथ साथ कैट, जीमैट, जीआरई, कॉलेज के प्रिपरेशन सब में फोकस करोगे तो अंत में कुछ नहीं होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, लेकिन हर एक मिनट जो आप प्लान बी में दे रहे हो ना, वो एक मिनट आप प्लान ए से चुरा रहे हो। तो ऐसा क्यों करना है? जब आपको गेट करना है तो फुल फोकस्ड गेट करो, गेट नहीं करना है तो गेट मत करो। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग की जरूरत है या नहीं? तो देखो, कोचिंग या सेल्फ स्टडी आपकी पर्सनल चॉइस है, बेस्ड ऑन आपके कंडीशंस क्या हैं। अभी इसमें मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। लास्ट में मेरा सजेशन दे देता हूँ कि आपको किस पाथ पे जाना चाहिए। कोचिंग पे जाने से पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? एनपीटेल। एनपीटेल क्या होता है? आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं उन्होंने वीडियो लेक्चर्स बना के इंटरनेट पे डाले हुए हैं फ्री में। तो फिर ये तो लॉजिकली देखा जाए तो सबसे अच्छा रिसोर्स हुआ। जो बंदा पढ़ा रहा है वो आईआईटी का प्रोफेसर है, सेम आईआईटी जो गेट का पेपर सेट कर रही है। तो क्यों एनपीटेल सबसे अच्छा रिसोर्स नहीं है गेट के लिए? क्यों मैं किसी को पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम गेट की तैयारी करने लग जाओ एनपीटेल का वीडियो देख के? इसके 2 लॉजिकल रीजन है। सबसे पहली बात, एनपीटेल गेट की कोचिंग नहीं है, वो गेट फोकस नहीं है। वो आपको सब्जेक्ट डेप्थ में सिखा देंगे, लेकिन गेट जो कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन नहीं कराते हैं वो। सेकेंड चीज, एनपीटेल बोरिंग है, एज सिंपल एज दैट। जो लोग वहां पढ़ा रहे हैं वो रिसर्चर है, टीचर नहीं। उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें कनेक्ट करना नहीं आता बच्चों से। मैं खुद आईआईटी में था, मैंने बहुत क्लोजली देखा है इस चीज को। तो अगर आपको एक सिलेबस पढ़ना है गेट का जो कि 500 घंटे 700 घंटों का है, तो आप एक बोरिंग रिसोर्स नहीं पढ़ सकते जो कि उस पर फोकस्ड भी नहीं है। अगला ऑप्शन आपके पास बचता है बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो कि सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती हैं। ये एनपीटेल से भी खराब ऑप्शन है। क्यों? सेम रीजंस। ये बुक्स गेट के लिए नहीं लिखी गई थी। दूसरी बात, आज की डेट में आपका अटेंशन स्पैन इतना कम है, आप एक 10 पेज की कॉमिक नहीं पढ़ सकते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ये 10 या 12 किताबें पढ़ोगे मोटी मोटी, वो भी गेट के लिए? तो जो चीज पहले से ही हार्ड हो, पहले से ही इम्प्रैक्टिकल हो, उस पाथ को चुनने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने आए हो, नॉलेज बढ़ाने नहीं जा रहे हो। तो फिर ऑप्शन है क्या सबसे अच्छा सेल्फ स्टडी के लिए? देखो, हमारे समय में इतनी सारे कोचिंग्स नहीं थे। हमारे समय में 2 या 3 मेजर प्लेयर्स थे, मेड इजी हो गया, एस अकेडमी हो गया वगैरह। आज की डेट में आप देखो बहुत सारे कोचिंग्स खुल गए हैं, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, गेट अकेडमी और भी बहुत कुछ। तो आपका सबसे अच्छा क्या है? इनके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे पर सब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम भी वही है कि अगर आप एक सब्जेक्ट टाइप करोगे, सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, तो आपको यूट्यूब पे 10 से ज्यादा कोचिंग्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अब इसमें से देखना क्या है? करना आपको यह है कि 2 से 3 दिन लो, पूरा टाइम खराब करो एक सब्जेक्ट पे, सारे देख डालो। मैं कहता हूँ सबके इंट्रोडक्शन लेक्चर्स देख लो। जिस टीचर का पढ़ाने का स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगे, जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, उसके पूरी प्लेलिस्ट देखो। देखो, कॉन्सेप्ट वही रहता है, 1 + 1 = 2 ही है। कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि 1 + 1 3 है। ये बात वो कैसे बताता है, इस पे डिपेंड करता है बच्चों का कनेक्शन। तो जिस टीचर से आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको सबसे अच्छा लग रहा है, देखने में जो सबसे अच्छा लग रहा है, उसके लेक्चर्स देख लो। ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि इसका ध्यान रखना, बहुत बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इतने सारे रिसोर्सेज पे। सुबह 6 बजे किसी और के चैट में जा रहे हैं, रात के 11 बजे किसी और की लेक्चर देख रहे हैं। नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एक टीचर का देखो, समझो और खत्म करो। ये इधर उधर घूम के सबके लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करते रह जाओगे, वो आग जलाते रह जाओगे, तो फिर यही करते रह जाना 5-6 महीने, कुछ नहीं होगा आपका। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चुनना। ये बात हो गई सेल्फ स्टडी वालों के लिए। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और आज की डेट में बहुत अफोर्डेबल है भी, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे समय में बहुत महंगे होते थे कोचिंग, 70,000 80,000 1-1 लाख तक जाती थी गेट की कोचिंग। आज की डेट में आपको 14,000 15,000 20,000 तक मिल जाएंगे। तो आप अगर आप कोचिंग लेने का सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा पाथ है। कौन सा कोचिंग चूज करना है, इसका सेम मेथड है जैसा कि आपको फ्री कोर्सेज में था। सारे फ्री कोर्सेज देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, टीचर को देखिए, जिसका आपको स्टाइल अच्छा लगता है पढ़ाने का, उसकी कोचिंग ले लीजिए। और एक बार कोचिंग लेने के बाद फिर कोचिंग पे ट्रस्ट करना। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो भी डिस्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, ये शुरू में खत्म कर लो। 1 हफ्ता लो सेलेक्ट करने के लिए। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर ट्रस्ट करो। ये मत करो कि एक बार मैंने कोचिंग ले लिया, फिर मैं दूसरे कोचिंग के क्रैश कोर्स देख रहा हूँ, फिर तीसरी कोचिंग के टेस्ट। नहीं, एक बार आपने ले लिया ना, बस उस पर ट्रस्ट करिए, वो
हो जाएगा आपका। वो कोचिंग बना ही इसलिए है कि आपको गाइड कर सके। अब मैंने बताया था कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग ले लो, उसमें कोई हार्म नहीं है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपके लिए कितना ईजी हो जाएगी लाइफ। कोचिंग का बस एक इफेक्ट है कि जहां लोग नंगे पैर दौड़ रहे हैं एक रेस में, आपके पास जूते और एक मैप भी है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, एक रोड मैप फॉलो करना, ये बहुत ईजी होता है। सेल्फ स्टडी करने में, यूट्यूब से पढ़ने में बहुत सारी तकलीफें हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके पास। आप अपने किसी का कोर्स खोला, फिर कैरी मिनाटी का सजेशन आ गया, आप वो देखने लग गए, तो वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत टफ है। इसके ऑपोजिट कोचिंग, अगर आपने किसी को 30,000 40,000 देके कोई कोर्स लिया है तो ज्यादा चांसेस है कि आप वो कोर्स खत्म करके ही निकलोगे। तो मेरे हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो, कोचिंग ले लो। अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर सोचना ही नहीं है, फिर आप फ्री लेक्चर से पढ़िए। ओके, तो वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि फ्लो ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, आपको पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट कौन से चूज करके, क्या प्लान बना के कैसे रिवाइज करना है और सारी चीजें। उसके पहले मैं आपको बता दूं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा मैथ्स और एप्टीट्यूड होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे होपफुली। मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 30 नंबर का आता है। किसी भी सब्जेक्ट कट ऑफ 30 नहीं जाता, कभी भी 30 के अंडर रहता है। तो अगर आपने बस ये दोनों सब्जेक्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है एटलीस्ट। और एक चीज, इंग्लिश का एक क्वेश्चन आता है हर साल 2 मार्क्स का। अब उसमें क्या है कि अगर आपको वो वर्ड का मतलब आता है तो आपको वो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इट्स बाइनरी, 0 और 1। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, 5 महीने में पूरी इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते हो, कितने सारे वर्ड्स हैं। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश को रहने दो, 2 नंबर आए तो आए, ना तो ना आए। इंग्लिश आपको जितनी अभी आती है उतनी ही उस समय भी आएगी, तो इंग्लिश पे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। अब देखो, तुमको बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ना है। तो एक चीज होती है फ्लो ऑफ स्टडी। फ्लो ऑफ स्टडी में क्या होता है कि सपोज तुमने एक टॉपिक चूज किया किसी भी सब्जेक्ट का, तुम चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तुम उस टॉपिक के क्लास नोट्स बनाओगे। ठीक है, सपोज एक टॉपिक पढ़ने में तुमको 2-3 दिन लगे। थर्ड डे जब तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है तो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर बनाओ। प्रीवियस ईयर तुमको किसी भी कोचिंग की हैंडबुक में मिल जाएंगे या फिर किसी भी प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे, तो उस टॉपिक के पीवाईक्यू बनाओ। थर्ड स्टेप होती है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा टॉपिक बाय टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू बनाओ और फिर उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों अलग चीज होती है। शॉर्ट नोट्स आएंगे तुम्हारे मेन फैक्ट्स एंड फिगर, अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू याद करना हो उस सब्जेक्ट में, वो मेन फॉर्मूलाज, तो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्लास नोट्स में हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, हर चीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स एकदम ऐसे होता है कि उस सब्जेक्ट को अगर रिवाइज करना है तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़े, तुम्हारा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम कॉलेज गोइंग हो तो कॉलेज में अगर तुमको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो पीवाईक्यू बनाओ, चाहे किसी सब्जेक्ट के, चाहे एप्टी मैथ्स, वो टाइम मत वेस्ट होने दो। बहुत तुमको पता है एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद रियलाइज होगा कि यार वो टाइम वेस्ट नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और वो बढ़िया यूटिलाइज हो गया। और हाँ, इसमें ना ज़्यादा हाफसी बनने की ज़रूरत नहीं कि एक साथ 3-4 सब्जेक्ट उठा लिए। मैक्सिमम तुमको 2 सब्जेक्ट लेना है एट ए टाइम। एक हो सकता है तुम्हारे मैथ्स एप्टी पैरेलल में जो चल रहा है, और मैक्स टू मैक्स 2 टेक सब्जेक्ट। मैं तो प्रेफर करूंगी कि एक ही टेक्निकल सब्जेक्ट लो, भले ही उसको 10 दिन लग रहे हैं, पर उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे इतने क्लियर होना चाहिए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे बन जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, फैक्ट एंड फिगर का हो, कोई भी। तो मैक्स 2 सब्जेक्ट टेक के और एक एप्टी या मैथ्स पैरेलल में। अब आता है किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज तुमको बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, मेडिजी, एज की, फिर ऐसे बहुत सारे, अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लो। मैं प्रेफर करूंगी अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो टेक्स्ट बुक लो, सस्ती होती है, पर उसमें सारे प्रीवियस ईयर एकदम एक्यूमुलेटेड होते हैं सारी टेस्ट सीरीज में। अब तुम टेस्ट सीरीज कैसे दोगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि टॉपिक वाइज हो, फिर सब्जेक्ट वाइज हो। एक ऑप्शन होता है मल्टी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स मिक्स होंगे, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट्स, उनके क्वेश्चंस डले होंगे। तो इससे क्या होगा, जब तुम टॉपिक, सब्जेक्ट और मल्टी सब्जेक्ट दोगे तो तुमको बैठने की आदत डलेगी। वो 1-1 घंटे के होते हैं, आधे-आधे घंटे के होते हैं, तुमको बैठने की आदत डलेगी। फिर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 15th ऑफ दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और 15th ऑफ दिसंबर से तुमने सिर्फ टेस्ट सीरीज और रिवीजन करना है। उस टाइम कोई नया सब्जेक्ट मत उठाना, क्योंकि फिर ना दिमाग ब्लफ हो जाता है। और हाँ, टेस्ट सीरीज के टाइम के लिए एक और एडवाइस है कि वर्चुअल कैलकुलेटर से जितना तुम फ्रेंडली हो जाओ उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है ना कि तुमको नहीं पता चलेगा तुमने 1 की जगह 2 क्लिक कर दिया। तो वर्चुअल कैलसी से जितना फ्रेंडली हो जाओ, जितनी जल्दी फ्रेंडली हो जाओ, उतना बेटर है। अब ना मुझसे ये बात बहुत लोगों ने पूछी थी कि हम पढ़ तो लेते हैं पर रिवाइज कैसे करें। तो रिवीजन हर एग्जाम के प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो रिवीजन कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट का रिवीजन करो। सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में अगर तुमको कुछ जानना है तो वो शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे। लेक्चर नोट्स क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तुमको जानना है तो लेक्चर नोट्स काम में आएंगे। एक होता है माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स क्या होते हैं, सपोज तुम्हारे सिलेबस में 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स में से हर सब्जेक्ट में कोई एक ऐसी चीज होगी जो हर पीवाईक्यू में कॉमन होगी, तो वो फॉर्मूला आएगा तुम्हारा माइक्रो नोट्स में। तो सब्जेक्ट रिवाइज करते टाइम शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, टॉपिक रिवाइज करते टाइम लेक्चर नोट्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर एग्जाम के एक दिन पहले तुमको कोई नोट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो होते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स एक तरह से तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का निचोड़ है, जो कि तुम एक बार पढ़ोगे तुमको पूरा ऐसा रिकॉल हो जाए, एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिया फ्लैशबैक आ जाएगी कि अच्छा इस टॉपिक में ये था, तो तुमको पूरा ऐसा रोड मैप दिख जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक मैंने यहाँ से कनेक्ट किया था, ये पढ़ा। तो तुम खुद बनाओ, ठीक है। माइक्रो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तुम जैसे तुमने प्रिपरेशन खत्म करी, तुम फुल लेंथ टेस्ट दोगे। फुल लेंथ में सब लफ करते हैं। मेरे तो शायद 26 या 27 नंबर आए थे 100 में से पहले फुल लेंथ में। लेकिन क्योंकि हमको बैठने की आदत नहीं होती है, 3 घंटे हमारी बीटेक में आदत छूट चुकी होती है, तो फुल लेंथ में बहुत ब्लफ होता है। तो उस टाइम काम आते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स तुम रिवाइज करते जाओ कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से। खुद बनाओ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, सपोज एक सब्जेक्ट का है, जैसे मैं सिविल की बात करूँ, कभी ट्रैफिक के सब्जेक्ट का है तो मैंने वहाँ साइड में लिख दिया कि ये ट्रैफिक का है। कोई सा आरसीसी का है तो मैंने उसको साइड में लिख दिया कि आरसीसी का है। तो ऐसे रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है माइक्रो नोट्स से। तो 3 चीजें हो गई, लेक्चर नोट्स, शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन में इनका ही मेजर रोल है। और रिवीजन तुम्हारा टेस्ट सीरीज के थ्रू भी होता रहेगा। रेगुलर टेस्ट दो, स्टार्टिंग में टेस्ट देने में बहुत डर लगता है, लेकिन उस डर से अगर तुम डर गए ना तो फिर कुछ नहीं होना है। टेस्ट सीरीज और रिवीजन ही ओनली की है टू क्रैक एनी एग्जाम, नॉट जस्ट गेट। अब ना तुमको एक फटाफट से एक सीक्रेट बता देती हूँ। देखो, रिवीजन करने के लिए ना मैंने जो पर्टिकुलरली मेरे नोट्स के अलावा जो चीज़ यूज़ करी थी वो थी मेड इजी की हैंडबुक। यहाँ पे कहीं पे तुमको उसकी फोटो दिख जाएगी, तो वो आती है अ हैंडबुक फॉर या ऑफ ब्रांच का नाम, जैसे मेरी थी अ हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें जो माइक्रो नोट्स की मैंने बात करी, वो माइक्रो नोट्स का काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, बट वो बुक से अच्छा रिवीजन मटेरियल मेरे को कभी नहीं मिला। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उस पर डिपेंड हो, अपने नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है। किसी के नोट्स डाउनलोड मत करो, किसी से नोट्स के मामले में किसी से हेल्प मत लो, क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम लिखोगे। मेडिजी वालों को नहीं पता तुमको क्या समझ में आया, बट वो जो बुक है वो एग्जाम के टाइम जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हो सकता है तुमने माइक्रो नोट्स में कुछ मिस कर दिया जो उन लोगों ने लिख के रखा हो। तो वो हैंडबुक खरीद लो, 500-600 रुपये की शायद कुछ आती है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे लिए, बेस्ट। उसमें भी तुम लोग मार्क कर सकते हो कि अच्छा ये तो ऐसा फालतू फॉर्मूला ये काम में नहीं आता है, उसको हटा दो, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार कर दो। तो वो हैंडबुक बड़ी काम में आती है, थोड़ी सी मोटी होती है, बट उससे अगर तुमने रिवीजन करा तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक माइक्रो नोट से रिवीजन करो लास्ट में, एकदम एंड में, और एक मेडिजी वाली हैंडबुक। अब लास्ट सवाल आता है कि अगर तुम कॉलेज गोइंग हो तो कैसे मेंटेन करें प्रिपरेशन के लिए। तो ये सजेशन जो है मैं स्पेसिफिकली 3rd और 4th ईयर वालों के लिए दे रही हूँ, स्पेशली 4th ईयर वालों के लिए। तो एक टिप होगी कि जैसे तुम्हारे जो भी लैब असाइनमेंट्स हुए या कोई से भी असाइनमेंट वगैरह हो, कॉलेज में निपटाओ। घर के लिए कॉलेज की चीज़ें एकदम बंद कर दो अगर तुमको सच में क्रैक करना है तो। प्लस कंसिस्टेंट रहो, भले ही दिन में आधा घंटा पढ़ो, पर पढ़ो। एक टॉपिक आधा टॉपिक पढ़ो, पर पढ़ो, वो लिंक मत टूटने देना। और अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंटली सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर करो, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया तो वेल एंड गुड, पर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर मत करो, मतलब एक्स्ट्रा टाइम मत दो, क्योंकि गेट के लिए तुम टाइम दे दो वो मोर देन इनफ है विथ कॉलेज। और कॉलेज में ज़्यादा बकचोदी, मतलब फाइनल ईयर में तो सीरियस हो जाना चाहिए आई थिंक। तो जैसे मैंने बताया कि 20 मिनट का टाइम मिला, क्वेश्चंस लगा लिए। हम तो ये करते थे, पीछे बेंच पे बैठ के एफटी लगा रहे हैं बैठ के 4-5 लोग, तो उन्हीं लोगों का निकलता है। तुम अगर सोचो कि तुम दिन में 10 मिनट दे रहे हो और तुम्हारी कोई भी एग्जाम, इवन कॉलेज की रद्दी से रद्दी एग्जाम निकल जाए तो नहीं निकलेगी। हर चीज़ को टाइम और डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम लोगों ने फॉलो करी थी, और कुछ मिस्टेक्स जो हम लोगों ने की थी हमारी प्रिपरेशन के टाइम। तो हो सकता है तुम लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में बता देना, या तो हमारी लिंक्डइन आईडी डाल देंगे, लिंक्डइन पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो। बाकी तो ऑल द बेस्ट यार। हम लोगों ऐसा फोकट का मोटिवेशन डिसाइड किया था कि फोकट का मोटिवेशन नहीं देंगे, जो स्ट्रैटेजी है वो बता देंगे। फिर भी अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि हमने कुछ मिस किया हो तो लेट अस नो। बाकी तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।